हाय, वेलकम टू इंग्लिश। अक्षय। आज हम बात करेंगे एसएससी के एग्जामिनेशन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में, ग्रेड फोर्थ। ये सारे क्वेश्चंस उसी एग्जामिनेशन के हैं, तो आइए कुछ हम उसके विषय में पहले जान लें। एक पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स का, ग्रेड फोर्थ है ये होता क्या है इसको पहले समझ लें, और एसएससी का एग्जामिनेशन है ये पहली बात। उसके बाद हम लोग एरर्स के क्वेश्चंस पर चलेंगे। पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड फोर्थ ऑफ सब ऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस, ये एसएसएस के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का एक पोस्ट होता है। अ ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आखिर काम क्या करना पड़ता है, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स को क्या काम करना पड़ता है। इसे पहले समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है और कितनी जगह है। क्वेश्चन है, व्हाट डज अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर डू। एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर क्या करता है आखिर, तो समझ लें उसका काम क्या है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन ड्राइव्स। डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बनते हैं वो किसी चीज़ से संबंधित डेटा यानी जानकारी कलेक्ट करते हैं। एंड न्यूमरस सर्वेज इन रिगार्ड्स टू प्राइस इंडेक्सेस। मान लें किसी फील्ड में किसी चीज़ की प्राइस में क्या कमी और क्या बढ़ोतरी आई है, इसके विषय में डेटा रखना, ये काम होता है। तो सर्वे में काम आते हैं ये, जैसे अर्बन सर्वेज, सपोज सिटी में सर्वे किया जा रहा है, टाउन्स में, तो किसी तरह के सर्वे में इन्हें ही लगाया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो किसी भी तरह का डेटा अगर कलेक्ट करना हो ना, चाहे वो फील्ड कोई हो, आप समझ लें कि एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ही उसका डेटा कलेक्ट करता है। या गवर्नमेंटल स्कीम्स, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आई है, कोई परियोजना आई है, तो समझें कि उसमें भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बहुत रोल अदा करता है, या फिर किसी तरह का ऐसा दूसरा प्रोग्राम। बढ़ते हैं आगे। एक सवाल फिर है, हाउ डू आई बिकम ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। तो कहने की मीनिंग कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस नौकरी के लिए, आप कितने पढ़े लिखे हों कि आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बनना आसान हो। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी प्रमाणित यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, क्या आप कौन कौन से एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे जिसके कारण कि आप ये बन पाएंगे। तो द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इन्वॉल्व्स एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड एंड टीयर थर्ड एग्जामिनेशन, राइट। एसएससी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा, टीयर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जामिनेशन आपको तीनों ही पास करना पड़ेगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। और अगर आप चुने जाते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट कहलाएंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अगर आप होते हैं तो आपके फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी अवॉर्डेड विद अ जॉब फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आप आगे बढ़िए अब। और 100 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, कॉम्प्रिहेंशन और कुछ ग्रामर के मिलाकर। तो आइए आज हम कुछ इसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन में एरर होगा, एरर को आपको डिटेक्ट करना है और क्वेश्चन को करेक्ट करना है, राइट। 91 नंबर, 2009 के ये सारे क्वेश्चन हैं। आसानी होता है लेकिन देखते हैं। जापान नाउ हैज़ द मेल हेयर टू द थ्रोन। एयर मतलब कि किसी एंसेस्टर के नीचे जो उत्तराधिकारी हो उसको हम एयर कहते हैं, यानी उत्तराधिकारी को एयर कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन हेयर नहीं होगा, एयर होगा। अब जापान की गद्दी पर एक मेल उत्तराधिकारी बैठा है, कोई पुरुष उत्तराधिकारी है, तो द मेल एयर नहीं होगा, क्योंकि हम नॉर्मली बात करें कोई एक मेल एयर बैठा है थ्रोन पर। थ्रोन मतलब गद्दी, राजगद्दी। तो अ मेल एयर, द मेल एयर नहीं होगा। द से कोई डेफिनेट बात, डेफिनेट बातों के लिए डेफिनेट आर्टिकल द, यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं, इनडेफिनेट बात है। मतलब जापान की गद्दी पर एक पुरुष उत्तराधिकारी बैठा है। अब तो पुरुष उत्तराधिकारी, एक पुरुष उत्तराधिकारी मीन्स
कोई पुरुष उत्तराधिकारी, कोई या एक का सेंस ए या एन से आता है, तो यहाँ पर हमें ए लिखना होगा। जापान नाउ हैज़ ए मेल हेयर टू द थ्रोन, दिस इज द peculiar स्टाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 92nd, of the two films in which he starred, I think the first is the best। दो में से जब पहले की बात हो तब फर्स्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि फॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। FORMER, फॉर्मर मतलब दो में से पहला वाला, और दो में से दूसरे वाले के लिए लेटर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेलिंग LATTER। ओके, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट बोलते हैं ना। सपोज़ पहले नंबर पर आपके सामने किताब रखी है, उसके बाद एक दूसरी किताब रखी है, और आप कहते हैं कि आपको पहली किताब पसंद आ रही है, तो आप कहेंगे द फॉर्मर बुक, द फर्स्ट बुक नहीं कहेंगे। और सेकंड वाली अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कहेंगे द लेटर बुक। ठीक है, दो ऑप्शंस पूछे गए हैं मान लेते हैं किसी सवाल में, और पहला सही है, तो दो में से पहले के लिए इस्तेमाल करेंगे आप द फॉर्मर ऑप्शन, और सेकंड वाले के लिए आप कहेंगे, सेकंड नहीं कह सकते नॉर्मली, ठीक है, बट टेक्निकली ग्रामेटिकली आपका कहना द लेटर ऑप्शन ये ज़्यादा सही है। समझ गए आप? दो में से पहला फॉर्मर, दो में से दूसरा लेटर, दो में से ही। तो यहाँ पर दो फिल्मों की बात है। ऑफ द टू फिल्म्स इन विच ही स्टार्ड, दो फिल्मों में जो उसने काम किया है, आई थिंक द फर्स्ट इज़ द बेस्ट, तो उसकी पहली फिल्म बेहतरीन है। तो पहली नहीं बल्कि द फॉर्मर, पहली वाली एक ही बात हिंदी में, बट इंग्लिश की डिसिप्लिन बहुत ही पिक्यूलियर है, राइट। तो फर्स्ट की जगह फॉर्मर करेंगे यहाँ, राइट, क्योंकि दो की बात थी, दो फिल्म की बात थी। द फॉर्मर इज़ द बेस्ट, ये ठीक है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, द सेक्रेटरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद हर मैनेजर्स हेक्टिक शेड्यूल। इसे देखिए, बहुत लोग स्केड्यूल पढ़ते हैं, आजकल चलन में ये प्रोनाउंसिएशन आ गया है, लेकिन डिक्शनरी जब आप देखेंगे शेड्यूल पढ़ते हैं, इसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, यही प्रोनाउंसिएशन सही है। हम जब एडवांसमेंट की तरफ अनजाने में जाने लगते हैं तो हम बुनियादी चीज़ को छोड़ देते हैं, बुनियाद को छोड़ देते हैं, ओरिजिनलिटी को छोड़ देते हैं, और हम समझते हैं कि हम बहुत ही एडवांस हो रहे हैं, लेकिन गलत हो जाते हैं वहाँ। एडवांसमेंट तब जब आप ओरिजिनल रहते हैं। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपसे सवाल पहला यही होता है, व्हाट इज़ योर फुल नेम। यस, व्हाट इज़ योर फुल नेम, वही नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चे में पढ़ते थे बचपन में अपने, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ समथिंग। ठीक है, ऐसे आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यही पूछा जाता है। तो वहाँ कहाँ एडवांसमेंट है? देखिए, एडवांसमेंट का लेवल बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनलिटी है। सो ओरिजिनलिटी इज़ एडवांसमेंट, हमेशा ध्यान रखिए। तो स्केड्यूल ना पढ़ें आप, शेड्यूल पढ़ें, इससे पहली बात। कोई भी डिक्शनरी आप निकाल कर देखिए, आपको ये प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा, राइट। स्पेशली इंडिया ब्रिटिश इंग्लिश के स्टाइल को फॉलो करता है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे शेड्यूल पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन के जवाब पर चलते हैं। द सेक्रेटरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद, ध्यान रखिए, कोप अप विद ये फ्रेज नहीं होता है, कोप अप भी नहीं होता है, कोप अप, ठीक है, या कोप अप विद भी नहीं होता, कोप विद होता है। विद को आप हटाकर भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपली कोप भी करेक्ट है। आई कांट कोप मतलब मैं सिचुएशन को डील नहीं कर सकता, मैं किसी डिफ़िकल्टी को डील नहीं कर सकता। कोप विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब है। कोप वर्ब होता है, विद प्रीपोजिशन लगा है। वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन लगता है तब वो वर्ब कहलाने लगता है फ्रेजल वर्ब, क्योंकि एक फ्रेज़ का निर्माण हो गया। फ्रेज़ कैसे बनता है? कम से कम दो शब्द आ जाएं एक साथ, ठीक है, और पूरी मीनिंग ना दे, बस कुछ मीनिंग दे, तो दो शब्दों के एक साथ आने को फ्रेज़ कहने लगते हैं। चूँकि इस फ्रेज़ में वर्ब शामिल है, इसलिए वर्ब के नाम से इसका नाम होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। समझ गए? जैसे गिव अप, लुक आफ्टर, लुक इनटू, ठीक है, टू पुट अप विद, बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो जैसे गेट इन, गेट ऑन, गेट अवे, राइट, मूव अवे, रन अवे, ये सब क्या है? सारे ही फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो कोप विद फ्रेजल वर्ब करेक्ट है। इसकी मीनिंग होती है कि किसी बुरे सिचुएशन, किसी बुरी डिफ़िकल्टी, ठीक है, डिफ़िकल्टी तो बुरी ही होती है, तो किसी बुरे सिचुएशन से, किसी ख़राब परिस्थिति से सामना करना और सक्सेसफुल हो जाना उसमें, उसका सामना करके, दिस इज़ कोप विद, राइट।
तो सेक्रेटरी ने ये पाया कि बहुत मुश्किल है कि उसके मैनेजर के बुरे शेड्यूल से सामना करना, ठीक है, कोप विद करना। तो आप कोप विद के बाद समथिंग लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कोप विद समथिंग। और कोप विद समवन भी होने लगा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे कोप विद समथिंग, जैसे कोप विद शेड्यूल आया है, और शेड्यूल कोई चीज़ है, कोई इंसान नहीं है। तो कोप विद समथिंग ये डिसिप्लिन होती है डिक्शनरी की, राइट। तो यहाँ पर हमें अप को हटाना होगा, कोप विद करेक्ट है। द टीचर प्रॉमिस्ड टू द स्टूडेंट्स अ हॉलीडे। प्रॉमिस्ड को टू नहीं लगता, प्रपोजिशन टू हटा दीजिए। द टीचर प्रॉमिस्ड द बॉयज़ अ हॉलीडे। शिक्षक ने लड़कों से यानी विद्यार्थियों से एक दिन छुट्टी का वादा किया। 94th हमने देखा। 95th, ही इज़ रिच इनफ फॉर बाइंग अ कार। वह हद तक अमीर है कि वह एक कार खरीद सकता है, मतलब वह इतना अमीर है कि वह एक कार खरीद सकता है। ही इज़ रिच इनफ। यहाँ पर ज़रा इनफ का रूल जान जाइए आप, उसके बाद एक जो एरर है उसकी बात करते हैं। रिच के बाद ही इनफ होगा, इनफ रिच नहीं होगा। पुअर इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, क्यों होता है ऐसा? तो रूल क्या कहता है कि इनफ एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है, राइट। इनफ जब एडवर्ब हो तब वो एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है, या ऐसा कहें कि एडजेक्टिव के बाद अगर इनफ का इस्तेमाल हुआ है तो इनफ वर्ड एडवर्ब की हैसियत निभाता है। और इनफ अगर किसी वर्ड से पहले इस्तेमाल हुआ है तो समझ जाएं कि इनफ के बाद वाला वर्ड नाउन है, यानी इनफ नाउन से पहले इस्तेमाल होता है तो इनफ एडजेक्टिव हो जाता है, और इनफ एडजेक्टिव के बाद यूज़ होता है तो इनफ एडवर्ब होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इनफ एडजेक्टिव के बाद ही यूज़ होता है और इनफ नाउन से पहले यूज़ होता है। नाउन से पहले यूज़ हुआ इनफ तो नाउन के बारे में कुछ विशेष बात करेगा, तो इनफ की हैसियत एडजेक्टिव की होगी, क्योंकि एक विशेषण ही विशेष बात करता है, यानी एडजेक्टिव है। और अगर इनफ किसी एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो एडजेक्टिव के आसपास रहने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव के बारे में विशेष बात करेंगे। तो एक विशेषण के बारे में विशेष बात क्रिया विशेषण करता है, और क्रिया विशेषण को हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। इसलिए एडजेक्टिव के बाद अगर इनफ यूज़ हुआ है तो ये एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर रिच इनफ का एक्सप्रेशन सही है। सो ही इज़ रिच इनफ फॉर बाइंग अ कार, रॉन्ग। फॉर बाइंग को हमें कट करके टू बाई लिखना होगा, TO2BY बाई, राइट। क्यों ऐसा? तो रिच इनफ टू बाई होता है, रिच इनफ टू बाई समथिंग, ओके। कोई क्वालिटी उसके बाद प्लस इनफ टू डू समथिंग। तो टू डू समथिंग, डू की जगह पर जो आप लिखिए, टू बाई अ कार, टू सिंग अ सॉन्ग, ओके। ही इज़ रिच इनफ टू बाई अ कार, ये करेक्ट है, ओके। इनफ टू डू समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनफ फॉर डूइंग समथिंग नहीं होता है। तो इनफ फॉर बाइंग अ कार नहीं होगा, इनफ टू बाई अ कार होगा। बस डिक्शनरी पढ़िएगा, समझ में बातें आएंगी। किसी भी वर्ड के बारे में कुछ भी जानना हो, अल्टीमेट नॉलेज लेना हो, रेफर टू अ गुड डिक्शनरी, दैट्स इट, ओके। योर डिक्शनरी इज़ द अल्टीमेट गुरु, क्योंकि भाषा की जानकारी वहीं से आती है। कितने भी बड़े विद्वान हो, कोई भी राइटर हो, कोई भी टीचर हो, डिक्शनरी ही पढ़ते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दिस इज़ 96th नंबर। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। दो किताबों में से ये वाला एकदम बेहतरीन है। तो बेहतरीन नहीं बल्कि बेहतर है। दो में से जब तुलना हो रही है तो हम बेटर का इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट नहीं कहेंगे। सो आंसर होगा यहाँ दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स। और ध्यान रखिए, जब दो की बातें हो रही हों तो कंपैरेटिव डिग्री तो यूज़ होगा ही, और उस कंपैरेटिव डिग्री से जस्ट पहले द का इस्तेमाल होगा। खूबी की बात यह है, इसलिए यहाँ पर ऐसा ना लिखें आप दिस इज़ बेटर ऑफ द टू बुक्स, रॉन्ग। द बेटर ऑफ द टू बुक्स, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और फिर कोई एक प्रीपोजिशन होगा और फिर दो की बात होगी। तो देखिए स्ट्रक्चर मिलाइए, दिस इज़ द, बेस्ट को हमने बेटर किया तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री बेटर, प्लस एक प्रीपोजिशन OF अब लिखा है, और आगे जाकर फिर द के साथ दो चीज़ की बात है। यही स्ट्रक्चर करेक्ट है। सो जैसे हम कहेंगे शी इज़ द बेटर ऑफ द टू, शी इज़ द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों में जिसकी हम बात कर रहे हैं वह शामिल है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वह बेहतर है। तो दो में से जो एक बेहतर है हम उसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे शी इज़ द
बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, राइट। मान लेते हैं मान्या एंड अनन्या, ये दो स्टूडेंट्स हैं और हम कहना चाह रहे हैं कि अनन्या बेहतर हैं मान्या अनन्या जैसे दो स्टूडेंट्स के बीच में, यानी मान्या और अनन्या में से अनन्या बेहतर है, राइट। तो अनन्या शामिल है इन दोनों स्टूडेंट्स में, तब हम कहेंगे अनन्या इज़ द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। समझ गए, वहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स में अनन्या खुद शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 97th नंबर क्वेश्चन, आई विल नॉट रिटर्न द बाइक टू माई फ्रेंड इफ ही आस्क्स फॉर इट। इसमें आखिर क्या एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है, यह सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। आई विल नॉट रिटर्न द बाइक टू, किसको? तो टू माई फ्रेंड। अगर वह कहता भी है बाइक लौटाने के लिए, फिर भी मैं बाइक नहीं लौटाऊंगा। इफ़ ही आस्क्स, और आस्क्स फॉर समथिंग होता है, तो आस्क्स के बाद यहाँ फॉर लिखा भी है, सही है। समथिंग की जगह पर इट है, सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी राइट, देयर इज नो एरर, सो द आंसर इज नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। 98th, he repented for his laziness after getting the results। कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट आ गया है उसका। अब रिज़ल्ट ख़राब आया है। क्यों ख़राब आया है? क्योंकि वो बहुत आलस्य दिखाता था, तो अपने अब आलस्य के लिए वह पछता रहा है। तो कहानी है पास्ट की, ही रिपेंटेड, वह पछताया, तो उसने पछतावा किया अपने आलस्य के लिए रिज़ल्ट देखने के बाद, रिज़ल्ट पा लेने के बाद। इसमें भी कोई एरर नहीं है, देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस, इट इज़ ऑलरेडी राइट। रिपेंट फॉर समथिंग होता है, राइट। तो रिपेंट फॉर हिज लेजीनेस, तो रिपेंटेड फॉर्म है, यहाँ पर V2 है, कहानी पास्ट की है। और आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब जब आएगा तो V4 में आता है, राइट। तो आफ्टर गेटिंग, गेट का V4 गेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ भी करेक्ट है। द रिजल्ट्स प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं जनरली, तो रिजल्ट्स भी इस्तेमाल सही है। सो ही रिपेंटेड फॉर हिज लेजीनेस आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स, दिस इज राइट। दिस इज हाउ वी हैव डन दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ज्वाइन इंग्लिशा, यू लर्न हियर बेटर। आखिर बात देश की है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगा। आप हमारे वीडियो को खोजने के लिए #इंग्लिशा अक्षय पांडे लिख सकते हैं, या #इंग्लिशा हेल्प्स इंडिया लर्न। इंग्लिशा भारत को सीखने में मदद करता है। इंग्लिशा हेल्प्स इंडिया लर्न हैशटैग डालने के बाद सारी बातें एक साथ लिख देंगे स्मॉल में, या लिख सकते हैं आप #EHIL, जहाँ पर कि E इंग्लिशा के लिए, H हेल्प्स के लिए, I इंडिया के लिए और L लर्न के लिए। इंग्लिशा हेल्प्स इंडिया लर्न, इसी के लिए शॉर्ट फॉर्म है EHIL। स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखें हैशटैग के साथ, वीडियो मिल जाएंगे आपको, राइट। और लिख सकते हैं आप #हेल्प इंडिया लर्न, ये भी लिख सकते हैं। सो स्टिक टू द मैसेज, प्लीज़ डू फॉलो अस। थैंक यू सो मच फॉर योर सिंसियर टाइम। अपना खूब ख्याल रखिए।